साइड में टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। इसका डिसीजन हम रहेगा ये इसमें डिसीजन क्या कह रहे हो? हाँ, तो उसके सिंबल को अपन क्या कहते हैं? जब टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल, यूनियन टर्मिनल, इन दोनों को मिलाकर कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या क्या कहते हैं? वी कहते हैं। तो जो भी सिंबल मैं यहाँ लिखूंगी वो वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कोई भी सिंबल लिख सकती हूँ? मैंने लिख दिया अल्फा, है ना? तो ये अल्फा क्या हो गया? बिलोंग्स टू वी स्टार। बताओ सही लिख रही हूँ मैं? तो इसके अंदर टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ भी आ सकता है। ये यहाँ तक क्लियर है बात सारी? अब आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 3 क्या होता है ये बताओ? टाइप 3 रेगुलर ग्रामर है। रेगुलर ग्रामर में हम क्या कहते हैं बताओ? इसमें LHS नॉन टर्मिनल और RHS है ना? LHS में ए नॉन टर्मिनल, ए नॉन टर्मिनल, स्मॉल ए टर्मिनल, बी स्मॉल ए टर्मिनल, बी कैपिटल बी नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल भी है ना? तो बी भी नॉन टर्मिनल में आ गया और ए जो है वो टर्मिनल में आ गया। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चला कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक टर्मिनल होना चाहिए दोनों केस में। देख रहे हो सिमिलैरिटी क्या है ना? पर जब हम टाइप 2 की बात कर रहे थे तो उसके केस में राइट हैंड साइड पे अल्फा ले रहे हैं। अल्फा मतलब कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो। यहाँ तक क्लियर थी बात? अब इसका एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन बनाया, इसको और रिस्ट्रिक्ट किया। तो इधर क्या बोला टाइप 3 में कि जो LHS है उसमें आप क्या करो, आपका जो RHS है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? एक टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर है बात? और उसके बाद भले ही टर्मिनल आए नॉन टर्मिनल आए कोई बात नहीं, हमको कुछ भी आ सकता है, पर स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? टर्मिनल से। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी का रिस्ट्रिक्टेड वर्जन जो है टाइप 2 का, एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन आया टाइप 2 का जिसे हमने बोला लीनियर ग्रामर। क्या बोला? लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर में क्या हो रहा है? हमारे पास क्या था? LHS RHS, ठीक है? ये बोल रहा है कि मैं टाइप 2 का रिस्ट्रिक्टेड वर्जन हूँ, तो मेरा LHS तो टर्मिनल ही है, सॉरी मेरा LHS तो नॉन टर्मिनल ही है, पर RHS में मुझे कुछ भी की जगह एटमोस्ट एक नॉन टर्मिनल चाहिए। क्या? एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, या फिर एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है? एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल चाहिए मेरे को। क्लियर है बात? अब इसके आगे आप टर्मिनल लगा दो, नॉन टर्मिनल लगा दो, वो आपका लुकआउट है, पर एटलीस्ट मुझे एक नॉन टर्मिनल चाहिए। तो ऐसी ग्रामर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था कि कुछ भी आ सकता है। इधर क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया? एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल ऑन RHS साइड। जैसे ही हमको सिर्फ एक नॉन टर्मिनल दिखेगा हम उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ना बोल के लीनियर ग्रामर बोल देंगे। बस इतना सा फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़े। यहाँ तक लीनियर ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
और कोई डाउट है? अब अपन ने ये वाला कल उस दिन पढ़ा था, एग्जाम्पल है ना, अपन ने अभी तक 2 एग्जाम्पल देखे ना, 2 एग्जाम्पल देखे अपन ने ना। पहले एग्जाम्पल में आपको मैंने प्रोडक्शन दिया और उस प्रोडक्शन से हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करके हमको लैंग्वेज पता करनी थी। क्या करना था? इसे कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। और इससे जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग जनरेशन कर रहे हैं, स्ट्रिंग को जनरेट ही तो कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें हमने ट्री बनाया और स्ट्रिंग्स जनरेट करी, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? स्ट्रिंग जनरेशन। क्लियर है? अब इसमें हमने क्या किया था? 2 प्रोडक्शन दे रखे थे हमको, है ना, 2 प्रोडक्शन दे रखे हैं। हमको क्या करना था? देखना था ये जो प्रोडक्शन से जो स्ट्रिंग आएगी, है ना, इस प्रोडक्शन से जो स्ट्रिंग आ रही है वो कौन सी स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है। यही देख रहे थे अभी तक। दूसरे क्वेश्चन में भी अपन ने यही देखा कि अपन को प्रोडक्शन दे रखा था, उस प्रोडक्शन से हमको पैटर्न फाइंड करना था ताकि हम उस पैटर्न को एक लैंग्वेज दे सकें। इसका क्या बना था? WCW रिवर्स। W क्या है? कोई भी A और B टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, ठीक है, बीच में C आ रहा है, ठीक है, और ये जो आगे आया था वही पीछे आ रहा है, इसलिए इसका रिवर्स लगा दिया। यहाँ तक क्लियर था? अगर पैटर्न समझ बनाना आ गया, पैटर्न को रिकग्नाइज करना आ गया, तो लैंग्वेज बनाना बहुत इजी हो जाता है। ये बताओ, यहाँ तक सब क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट आए तो पहले ही पूछ लेना, क्योंकि अपन जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, अगर एक स्टेप भी मिस हुआ तो फिर आगे का समझ नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान रखना बात को, है ना। तो ज़रा सा भी कुछ डाउट आया अपन को कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फटाफट पूछ लेना। चलो अब अपन करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं, हाँ चलो, करें स्टार्ट। तो देखो अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है S नाम का। टर्मिनल्स जो हम इस एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं वो गए A एंड B, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन कैसे दे रखा है वो देखते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोडक्शन ऐसे दे रखा होता है S रीराइट एस ASB, ठीक है, और सेकेंड प्रोडक्शन दे रखा है S बिलोंग्स टू AB, ठीक है, ये प्रोडक्शन दे रखा होता। कहाँ गया सेकेंड वाला एग्जाम्पल? ये वाला सेम प्रोडक्शन वहाँ दे रखा होता, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में यही लिया अपन ने, है ना, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ ये दे रखा होता तो क्या बनता लैंग्वेज? A पावर N B पावर N। समझ में आई थी कैसे बनी थी? A पावर N B पावर N। अब हम इसमें एक और प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं, S रीराइट S। तो अब हमारे पास उस वाले प्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें क्या ऐड हो गया? एक नई प्रोडक्शन ऐड हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला जो है ये किस में आ गया अपना? एग्जाम्पल 1 में। इसकी लैंग्वेज क्या थी? A पावर N B पावर N वाली। अब एक प्रोडक्शन के ऐड करते ही क्या चेंज आ गया? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना है ना। अब क्या बनता है इसका?
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिराइव करते हैं। चलो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स डिराइव करने के लिए क्या ले रही हूँ, एस थर्ड वाला ले रही हूँ, है ना। थर्ड प्रोडक्शन लेते हैं, एस डिराइव्स एस एस, ठीक है। फिर एस को अपन सबसे स्मॉलेस्ट में क्या लिख सकते हैं, ए बी एस, ठीक है। फिर ए बी और एस को क्या लिख सकते हैं, वापस ए बी, ठीक है। तो एक पैटर्न क्या बन के आया अपने पास, ए बी का, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये सबसे स्मॉल स्ट्रिंग हुआ इसका, है ना, मिनिमम वाला बनाते हैं सबसे पहले। अब वापस लेते हैं, एस डिराइव्स एस एस, ठीक है। इससे हमने और क्या डिराइव कर सकते हैं, ए एस बी, या फिर हाँ ए एस बी, एस को ए एस बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ए, फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में ए एस बी, है ना, ए एस बी लिखा और एस जो था नॉर्मल वाला एस वापस लिख दिया। फिर से मैंने क्या किया, नॉर्मल वाले एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ, मैंने इसको ए बी लिख दिया, ठीक है। फिर वापस मेरे पास ए एस था, एस को मैंने वापस एस एस लिख दिया और बी ए बी लिख दिया, ठीक है। और वापस मैंने अब हर एक एस को ए बी लिख दिया, तो ए बी, फिर ए बी वापस से, फिर बी ए बी, ये मेरा एक स्ट्रिंग बन के रेडी हो गया। हो गया रेडी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास स्ट्रिंग आया है, ठीक है, अब मैं इससे मेरा क्या बनाती हूँ, डेरिवेशन ट्री बनाती हूँ, कि मेरा एस से चालू हुआ, एस से मेरा चालू हुआ, सबसे पहले क्या आया, एस एस आया, एस एस आया ना सबसे पहले, एस एस आया, ठीक है। फिर लास्ट वाले एस से, लास्ट वाला जो एस था उससे क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। ये वाले की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले एस को उठाया, इस एस से क्या आ गया, ए बी आ गया। यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब इस वाले एस से क्या हुआ, इस एस से वापस मैंने डिराइव किया स्ट्रिंग को, ए एस बी, ठीक है। तो ए, एक मिनट, हाँ, ए एस और बी, ठीक है। फिर ए एस बी का हमने क्या किया, वापस एस लिया, इस एस को मैंने एस एस में वापस से डिवाइड कर दिया, एस और एस डिवाइड, ठीक है। सही जा रहे हैं, यहाँ पर पहुँच गए हम एस एस पे। अब फिर से मैंने इस एस को ए बी लिख दिया और इस एस को भी ए बी लिख दिया, बस यही किया मैंने, ये बताओ, ठीक है। तो इससे मेरे पास जनरेट क्या स्ट्रिंग हुआ, लेफ्ट से चालू करते हैं, तो ए, रीड करना कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से ट्री के, तो ए बी ए बी बी ए और बी, ये मेरा स्ट्रिंग बना, ठीक है। मैच हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये मैंने मेरा पूरा ट्री बना दिया, क्या कहते हैं हम इसको, डेरिवेशन ट्री। इससे हमने एक स्ट्रिंग को जनरेट किया। अब अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रीज के बारे में पता कराओ, है ना, पढ़ा होगा ना ट्रीज के बारे में, तो इसको कहते हैं हमारी रूट नोड, है ना, रूट नोड, ट्रीज के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ मैं ना, है ना। और ये जो आखिरी में बचती हैं, जो हर ट्री के एंड में बचती हैं, इन्हें इसे कहते हैं लीफ नोड। अब ये वाला जो एस है, जो फर्स्ट रूट नोड पे आया है, इसे कहेंगे हम एंसेस्टर, एंसेस्टर, और ये इसके
क्या हो गए? चिल्ड्रन। इस केस में हुआ जब ऊपर वाला एस एंसेस्टर था। अब यहाँ पर ये खुद पेरेंट बन गया, तो ये इसके 2, 3, 4, ये इसके 4 चिल्ड्रन हो गए, 3 चिल्ड्रन हो गए। ऐसे करते करते हुए। क्लियर है? इसे कहते हैं हायरार्की, है ना, ताकि हम ट्री को डिफाइन कर सकें। थोड़ा बहुत ट्री इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें, और इस जो ये नीचे देखो एक नया ट्री बन रहा है, अगर आप देख सकते हो तो ऐसे देखो इसको, ये एक नया ट्री बना है। ये एक नया ट्री बन रहा है, छोटा सा दिख रहा है ना? इस ट्री को हम कहते हैं सब ट्री। ट्री के अंदर एक ट्री है, छोटा सा पूरा अपने आप में, इसे कहते हैं क्या? सब ट्री। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? अब हमको इसका पैटर्न देखना है कि क्या हो रहा है। हमको क्या देखना है? पैटर्न देखना है। तो क्या हो रहा था? ए ए बी ए बी बी ए बी। कुछ स्पेसिफिक हमें पैटर्न यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, पर अगर जो हमारे चॉम्स्की थे ना, उन्होंने बोला अगर आप ए को सिंगल ब्रैकेट मान लो और बी को क्लोज ब्रैकेट मान लो। क्या मान लो? ए को सिंगल ब्रैकेट मान लो, ओपनिंग ब्रैकेट, और बी को क्लोजिंग ब्रैकेट मान लो, तो आपका जो ये बनेगा, ये क्या बन रहा है? ओपन ब्रैकेट, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। दिख रहा है कैसा बन रहा है? क्या बना ये? जो हमारी लैंग्वेज बनी, वो लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेल फॉर्म्ड, क्या? वेल फॉर्म्ड, कि हर तरीके से जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना, वो क्लोज भी हो रहा है, वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस। सही बात है? जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वो प्रॉपर्ली क्लोज हो रहा है, कोई भी ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल वेल फॉर्म्ड है। तो इस टाइप की लैंग्वेज को क्या बोला गया? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस। इसी लैंग्वेज को एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं डाइक सेट। क्या कहते हैं? ऐसा कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस को बनाती हो, स्ट्रिंग बनाती हो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का, उसको क्या कहा गया? डाइक सेट। हुआ? समझ आया कैसी बात हो रही है? क्या बात हो रही है? देखो, एक सिंगल प्रोडक्शन और ऐड करने से कितना मेजर फर्क आ गया? आ गया नहीं आ गया? है ना, कितना मेजर फर्क आ गया। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग में एक एक प्रोडक्शन ऐड करते जाते हैं तो चेंजेस आते जाते हैं। अब एक बार आप इसको बिल्कुल सिर्फ प्रोडक्शन नोट करो, है ना, सिर्फ प्रोडक्शन नोट करो और अपने आप एक बार बनाओ इसको। क्या? ऐसा करो, एक रफ पेपर लो या अपनी नोटबुक ही लो जिसमें आप बनाते हो, उसमें ये नोट करो और सिर्फ प्रोडक्शन नोट करना है ना, सिर्फ क्वेश्चन, और अपने आप एक बार बनाने की कोशिश करो जैसा मैंने समझाया ना, वैसे एक बार खुद बनाओ, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें एक और प्रोडक्शन ऐड कर दूंगी। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, तो उस हिसाब से ध्यान देना बात को। एग्जाम्पल 4 क्या है मेरा, देखो क्या क्या चेंज कर रही हूँ मैं। सेम क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, देखो
ठीक है, ये मैंने सेम क्वेश्चन कॉपी किया, बस मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पर इसको 4 कर दिया, है ना, और इसके अंदर 4th नंबर का प्रोडक्शन ऐड कर दिया, S1 इक्वल्स टू एप्साइलन, ठीक है, इसको भी मैंने 1 कर दिया, S1 कर दिया, और जो प्रोडक्शन रूल्स थे, है ना, उसमें एक और नॉन टर्मिनल ऐड कर दिया। क्लियर है बात? क्या चेंज किया मैंने? सिर्फ एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दिया, बाकी सेम ही चल रहा था, पर इस ये करने से क्या हुआ, पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में एक ऐड किया था तो डाइक सेट बन के आया, है ना। अब एक प्रोडक्शन ऐड करने से क्या होगा वो देखेंगे, तो पर उससे पहले एक बार अच्छे से बैठकर प्रोडक्शन लिखो, और जैसे जैसे मैंने बनाया है ना, वैसे वैसे प्रोडक्शन का ये बनाओ, स्ट्रिंग बनाओ दोनों, और ट्री ड्रॉ करो, और समझो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो हो जाए तो मुझे बताना, है ना। रुक जाओ। What sort of strings can be derived in this manner? Now you can have S1 derives epsilon. Right? You can use this alone. So epsilon belongs to in the previous 3 examples, the language did not generate the empty string. Empty string cannot be generated in the previous 3 examples. Whereas in this example, you find that epsilon is generated by this. Then I can use S1. Now replace this S1 by epsilon. So you get S. Then from this S you can generate a power n b power. Okay. Or start with S1. 1 S I can have. And again from this S1 another S I can generate. Then I can make this S1 go to epsilon. So now 2 S's I have. From one of the S's I generate a power n1, b power n1 by the usual method, by many steps.
Then from the other s, I can generate a power n1, b power n1, a power n2, b power n2. From the second s, I am generating a power n2, a power n2. Okay. This sort of a thing I can do any number of times. So in general, you can derive strings of the form a power n1, b power n1, a power n2, b power n2, a power n3, b power n3, a power n3, b power n3. Strings of the form a power n1, b power n1, a power n2, b power n2, like that can be generated like this. Okay. The derivation tree will be like this. From s to s1 you generate s1. From this you can generate a power n1, b power n1, a power n2. This is also derivation tree equals to the derivation tree. This is also equal number of a's, equal number of a's. What is the basic difference between that and this? There is no nesting there. There is nesting here. See, within this left parenthesis and right parenthesis you are having this. That kind of a nesting is not possible. You have a power n1, b power n2, a power n2, b power n2, like that. No nesting is there. See the difference. What is the language generated by this language? It has strings of the form. Can you express it in a simplified form? Suppose I denote by L a power n, b power n, n greater than 1. The first example which we consider. What is the language generated by the fourth language? I will put it as L4. What is the connection between this and this? You have studied set operations on Sigma star. So, that is L star. Right? The clinic total of what is L star? By our definition, L star will be L0 union L1 union L2, etc. Right? What is L0? L0 is just epsilon. Epsilon can be generated. L1 is just a power L itself. L2 will have strings of the form a power n1, b power n1, a power n2, b power n2. Lk will have strings of the form a power n1, b power n2. So the language generated is L star. This is not same as this. Here, please note that there is this. So there is basically a sort of a difference between this grammar and this grammar. I will try to put it more explicitly. Suppose I want to derive a power n1 this. I want to derive this. How do I go about doing this? Suppose I use a leftmost derivation. Not very explicit. Suppose I want to derive a power n1 this. I want to derive this. How do I go about doing this? Suppose I use a leftmost derivation. Then afterwards, from this I can derive a power n1, b power n1. Right? Then I use yes. Then from this yes, a power n2, b power n2. This one. So
you will find that though so you will find that any string you can derive in such a way using a leftmost derivation. In any sentential form, you need to have at most 2 non-terminals. Maximum number of non-terminals to be occurring in any sentential form is 2. Use a leftmost derivation. In this example, sentential form you can derive in such a way using a leftmost derivation. In any sentential form, you need to have at most 2 non-terminals. Maximum number of non-terminals will be occurring in any sentential form is 2. Use a leftmost derivation. In this example, I have derived in such a way you have 3 here. But you could have done with 2. First derive the a power n b power s, then expand the s. You can proceed like that. So you can have a derivation in which every step you will have 1 or 2 non-terminals, not more than that. Whereas in this grammar, as the length of the string increases and also as the nesting increases, the number of s's in any sentential form will keep on increasing. For example, there may be a string which you cannot derive with 4 non-terminals. You may require 5. The level of nesting is 5. You may require 5 s's at one stage. Similarly, there may be a string, there is a string which will require at least 10 non-terminals in one string. As the nesting and the length of the string increases, the number of non-terminals in any sentence form you cannot bind it. It is not bound. So this is called this sort of a language is called derivation bounded. And this sort of also it is called the language of finiteness. This grammar and this language, like set, is not of finiteness. हुआ तनिष? हाँ हो गया। बस सिर्फ मुझे डाउट है ना, जो आपने नहीं किया डेरिवेशन की एंसेस्टर पैरेंट वो पीसीएस में टेक्निकल वर्ड्स है ना? वो ट्रीज के टेक्निकल वर्ड्स हैं। ओके ठीक है, चलो अब ये वाली लैंग्वेज है, ठीक है, इसको स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ इसका सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगा? अच्छा ये और लिख देती हूँ, एक मिनट S1 स्टार्ट सिंबल याद रखना, S नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया ना। अब सोचो ए बी एप्सिलॉन कैसे आएगा भाई? S1 से स्टार्ट करना है ना। S1 का सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बन रहा है देखो, S1 से चालू करना है, S1 से चालू करना है, ठीक है। तो S1 का सबसे छोटा प्रोडक्शन क्या है देखो, जिसमें टर्मिनल आ जाता है।
हम ए बी एप्सिलॉन ही लेंगे ना। ए बी की जरूरत ही क्या है, एप्सिलॉन आएगा ना सीधे। ये सर स्टार्टिंग से बोला था हम एप्सिलॉन ही लेना था सच में। क्या हो गया बताओ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं सॉरी कंसीडर नहीं किया हमें सबसे स्टार्टिंग। मैंने क्या लिखा, S1 स्टार्ट करना है। यस सर। तो जो दो प्रोडक्शन हम हैंडल कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। इसके अलावा हम कहीं से स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते। अब हमने थर्ड वाला देखा, क्या इसमें कोई कोई टर्मिनल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अभी प्रोडक्शन में नॉन टर्मिनल्स हैं इसके। पर हमने इधर देखा, इधर सबसे पहले टर्मिनल आ गया, एप्सिलॉन टर्मिनल ही तो है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ना। क्या हो गया, तो S1 से चालू किया क्योंकि S1 हमारा स्टार्ट सिंबल था, इसको हमने डिराइव किया, क्या निकला एप्सिलॉन। क्या बन गया एप्सिलॉन हमारा, ये एप्सिलॉन बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर 4। मैच कर रहा है, ये बात समझ में आई? अब एप्सिलॉन होता क्या है ये बताओ मुझे। एम्प्टी मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है सब कुछ, है ना, एम्प्टी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामर 4 इस एग्जाम्पल का जो नाम है ना 4, बस वो मैंने इधर लिख दिया है ताकि हमको याद रहे कि हम फोर्थ वाली ग्रामर की बात कर रहे हैं। बस नाम चेंज, आगे नाम लगा दिया, नंबर दे दिया और कुछ नहीं किया। बात समझ आई? चलो अब ये देखो कि एग्जाम्पल 4 किस किस का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल जो हमारा 4 है वो किस से कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो इसके अंदर एग्जाम्पल 1 आ गया, फिर एग्जाम्पल 3 आ गया ना, ये थर्ड वाला 3 का ही तो था, अभी देखा ना हमने, सेम ही तो था। कोई डाउट है इसमें? तो अब हम इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। चलो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोडक्शन, मिनिमम स्ट्रिंग। सेकंड क्या बनेगा? सेकंड S1 से चालू करेंगे, S क्या बनेगा? ऐसे थोड़ी बनता है, पहले तो हम S1 को एप्सिलॉन मान लिया, तो क्या बचा सिर्फ S। अब S से क्या बनता है? AB या A रेस्ट पर N B रेस्ट पर N, ये बताओ। S क्या है? सिर्फ अगर सिर्फ S रह जाता है तो S यहाँ तक का, S1 है ही नहीं, तो एग्जाम्पल 1 ही तो है ये S, रेड वाला बॉक्स दिख रहा है। अगर S1 होता ही नहीं तो क्या बचता? S ही बचता। और इस S के पूरे कॉम्बिनेशन को हमने अभी एग्जाम्पल नंबर, कहाँ आ गए हम, रुक जाओ एक बार, है ना, ठीक है, ये हम आ गए थ्योरी ऑफ इस पे, है ना, कहाँ गया एग्जाम्पल 1, है ना, ये एग्जाम्पल 1 पे आ गए अपन। एग्जाम्पल 1 में क्या था? सिर्फ ऐसी तो था, S belongs S rewritten as ASB and S rewritten as AB। इसका लैंग्वेज क्या बनी थी अपनी? इसकी लैंग्वेज बनी थी A रेस्ट पर N B रेस्ट पर N, ठीक है। अब ऐसे अगर आप क्वेश्चन देखते पहचान जाओगे तो आपको डिराइव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी धीरे धीरे आएगा। देखो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम है। तो अगर S1 हट जाता है और S बचता है तो क्या मैं उसको A रेस्ट पर N B रेस्ट पर N लिख सकती हूँ क्या? ये बताओ। लिख सकती हूँ। एक ही बात है, या तो मैं इस पूरे S को डिराइव करूँ, है ना। अगर S होता तो मुझे इसको बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने 1 वाले को किया वैसे डिराइव भी तो करना पड़ता। S था, S को मैंने A भी लिख दिया,
फिर एस को मैंने ए एस भी लिख दिया, फिर एस को मैंने ए एस भी लिख के और एक्सपेंड कर दिया, तो यही तो बनता है ना। पूरा डिराइव करने के बजाय क्या मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ, ए रेस्ट पर एन बी रेस्ट पर एन, क्योंकि मुझे पता है। ये बताओ, ये बात सही है? चले आगे। अब आ जाते हैं अपन थर्ड पे। अब इसको और बढ़ाते हैं। अब S1 था, वापस इसको S1 लिख सकते हैं। अब इस S को क्या लिख सकते हैं, SS लिख सकते हैं, और ये S1 को एज इट इज लिख देते हैं। फिर S1 क्या हो गया, वापस से एप्सिलॉन हो गया, तो बचा SS, बचा SS। फिर वापस SS बचा, तो S को हमने क्या लिख दिया, A पावर N1 B पावर N2, वापस एक S आ गया, आया। अब मैंने क्या किया, A पावर N1 B पावर N2, अब S को मैंने वापस क्या लिख दिया, A पावर N, सॉरी एक मिनट, क्या लिखेंगे इसको, N तो सेम ही रहेगा ना। थर्ड वाले से समझाऊं वापस? क्या? हाँ, एस से मैंने 2 S बनाए। ये देखो, मैं वापस बताती हूँ। हाँ, मैं यहाँ से बनाती हूँ, मैं एक मिनट वापस बताती हूँ मैं। ये देखो, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था इसमें, है ना। S1 था, ठीक है। अब S को हम क्या लिख सकते हैं वापस, S1 और S1, है ना, ठीक है। अब वापस हम S1 को क्या लिख सकते हैं, S1 S, ठीक है, लिख सकते हैं। अब वापस हमने S लिख दिया, और ये दोनों एप्सिलॉन हो गए, एक एप्सिलॉन हुआ, क्योंकि हर स्टेप का एक एक प्रोडक्शन होता है, और एप्सिलॉन हो गया, बचा SS आ गया, ठीक है। अभी मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था कि हाँ ठीक है, स्टेप्स कम करने के लिए, बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। SS आ गया। अब SS आ गया, अब क्या करना है, S को क्या लिख सकते हैं, A पावर N1 B पावर N1 लिख सकती हूँ, एक S को, और एक S वापस बच गया, है ना, यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, AN1 BN1, ठीक है। अब एक और S आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, AN2 BN2 लिख सकती हूँ। ये बताओ पहले, यहाँ तक समझ में आया? एक S था तो N काम चला रही थी मैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग S से आए हैं, ये दोनों अलग S से आए हैं। अगर सिंगल S से आते हैं तो N लिखते हैं, पर 2 S हो गए, तो एक S से जब आया तो S1 लिख दिया, और दूसरे से आया तो S2 लिख दिया, बस ये फर्क आया। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? तो ऐसे करते करते मैं 4th प्रोडक्शन पर जाऊंगी, तब मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऐसे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक S था, इधर 2 S हो गए, ऐसे 3 S आ जाएंगे, फिर अगले प्रोडक्शन में 4 S आ जाएंगे, आते जाएंगे। तो क्या मैं इस पूरे प्रोडक्शन के पैटर्न को ये समझ के लिख सकती हूँ यहाँ पर कि AN1 BN1, ये एक S का हो गया, है ना, AN2 BN2 दूसरे S का हो गया, AN3 BN3 तीसरे S का हो गया। ऐसे करते करते N का जो नंबर है वो कितना भी बढ़ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं मान लेती हूँ K तक जा रहा है, K इन्फिनिटी है। K क्या है, K बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी कर लो, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है बात? ऐसे बन सकता है या नहीं बन सकता, ये बताओ मुझे आप। बन सकता है ना। अब मैं अगर इसका ट्री बनाने जाऊँ तो ट्री कैसे बन रहा है,
S1 हो गया, इससे क्या आया S1, ठीक है। फिर इससे क्या आ गया A⁴n B⁴n, और इससे क्या आ गया S1 से वापस मैं लिख सकती हूँ S1 लिख सकती हूँ। तो इससे क्या आ गया an2 bn2, इसको 1 कर लेते हैं। फिर वापस इस S को खोल के मैं क्या कर सकती हूँ S1, इससे क्या आ गया an3 bn3 आया। ऐसे करते 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 कितना भी जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है an⁴k bn⁴k जा सकता है। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। ये क्या चल रहा है, क्या मैं इससे अभी जब तक मेरे पास एक S था तो मैं कौन सी लैंग्वेज फॉलो कर रही थी, L ग्रामर 1, क्या थे ग्रामर 1 का A⁴n B⁴n और n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये था ग्रामर 1 का। एग्जाम्पल 1 पे जाए तो यही था, अगर एक सिंगल S होता तो, ठीक है। ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, ग्रामर 1 का है ना। अब अगर मैं ग्रामर 4 का लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, ग्रामर L ग्रामर 4, तो लैंग्वेज G1 है, ठीक है। वो 0 भी हो सकती है, क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग क्या है इसकी एप्सिलॉन है, तो K 0 हो गया, 0 हो गया, K 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे मैं बढ़ती जाऊँ तो अगर मैं इसमें L1 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा A⁴1 B⁴1 बिलोंग करता है इस लैंग्वेज को। ऐसे ही वापस में L2 भी बिलोंग करेगा, कब तक बिलोंग करेगा, हमें जितना चलना चाहे n k मान लेते हैं इन्फिनिटी तक, यही बनेगी लैंग्वेज, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ L स्टार का मतलब समझाया था मैंने, 0 से इन्फिनिटी, तो L के ऊपर स्टार लग गया तो ये लैंग्वेज क्या होल्ड करती है, सारे कॉम्बिनेशन L के 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या ये बात समझ आ रही है, आ रही बात, कुछ दिक्कत है इसमें, ये वहां से यहाँ से चलो। देखो हमने जो हमारी लैंग्वेज थी नॉर्मल 1 वाली, ठीक है, जिसमें सिर्फ S था, उसको हम क्या लिख रहे थे A⁴n B⁴n, n शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब n बढ़ते बढ़ते क्या हो गया n1 bn1, फिर A2 bn2, ऐसे करते कहाँ तक पहुँच गया an⁴k bn⁴k, यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर ये सारा एक साथ आ गया तो इससे नई ग्रामर जो हमने बनाई वो क्या आई, इससे हमने जो नई ग्रामर बनाई वो ग्रामर 4 ही तो है ना। जब मैं इसको L लिख सकती हूँ, जब मैं इसको L लिख रही हूँ तो क्या मैं इन सब के कॉम्बिनेशन को 0 to इन्फिनिटी वाले को L स्टार नहीं लिख सकती क्या, तो मैंने वही किया कि मेरी जो ग्रामर है ग्रामर 4 वो किसके बराबर है, L स्टार के बराबर है, क्योंकि क्या हो रहा है ये तो ट्री बन रहा है। अगर ये यहीं एंड हो जाता तो क्या ग्रामर बनती, L ग्रामर, L G1 वाली ग्रामर बन जाती, ठीक है। पर क्या हो रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 कैसे आया एप्सिलॉन से, है ना। फिर एक ऐसा आया तो क्या बन गई n1 n2 बन गया, n1 n1 बन गया। फिर एक और डबल S आया तो n2 n2 बन गया, ऐसे ही चल रहा है। जब इनफाइनाइट x आए तो क्या बन गया nk nk, ठीक है, यही तो हुआ, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बताओ अभी थोड़ा समझ आ रहा है,
इसमें कोई डाउट है? अभी देखो, अगर मैं ये ग्रामर बना रही हूँ, है ना, और मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या था, S1 है ना, डिराइव्स S1। तो मैं डिराइव करते करते इसको, अगर मेरे पास दो टर्मिनल है एक साइड पे, तो हमेशा ध्यान रखना मुझे लेफ्ट मोस्ट वाला करना है। क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है, लेफ्ट वाला ही पहले सॉल्व करना है, ध्यान रखना, है ना, इजी हो जाता है। ये ट्रिक है शॉर्ट में, ये शॉर्ट हो जाता है। ये हो गया BN1 और ये S1 तो ऐसे रहा, ठीक है। फिर ये हो गया AN1 BN1, ये सॉल्व हो गया। तो अब मैं राइट हैंड साइड पे आई, लेफ्ट मोस्ट पे आई यहाँ पर, तो ये मैंने वापस SS1 लिख दिया। फिर मैं वापस आई AN1 BN1, इसको मैंने वापस क्या लिख दिया, AN2 BN2, वापस S1। ऐसे करते करते कितना जा सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है। ये कैसा हो गया, नेस्टेड हो गया, नेस्टेड ट्री हो गया। एक ट्री के अंदर और भी सब ट्रीज आते जा रहे हैं, नेस्टेड ट्री टाइप वाला बन गया। कोई एंड नहीं है इसका, चलता जाएगा। पर अगर मैंने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, थर्ड वाला, तो ये टर्मिनेट हो रहा था, पर इसमें कोई A और B का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो A कहाँ कितना स्टार्ट होगा कितना ख़त्म होगा कुछ नहीं पता चल रहा था, नंबर्स नहीं दे रखे थे। पर इसके अंदर मुझे पता है कि कितने N आएंगे। अगर एक AN1 है तो दूसरा भी BN1 ही होंगे, जितने A होंगे उतने B होंगे। तो ये टर्मिनेट हो रहा है। जो कौन सी चीज़ टर्मिनेट होती है, जो फाइनाइट होती है। कैसी चीज़ टर्मिनेट होती है, जो फाइनाइट होती है, जिसकी लिमिट होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये किस टाइप का ट्री है, इस ट्री को हम कहते हैं डेरिवेशन बाउंड ट्री। क्या कहते हैं, डेरिवेशन बाउंड, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बाउंडेड है, जितने A होंगे उतने ही B होंगे, और इसके अंदर फाइनाइट इंडेक्स है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? और ये जो अपना डाइक सेट है, ये जो हमारा डाइक सेट है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट या नॉट फाइनाइट इंडेक्स। क्योंकि हमको पता नहीं है ना कितने कॉलम्स में कितने स्टार्ट हो रहे हैं, कितने A हैं कितने B हैं, क्या उतने ही हैं जितने B हैं, पर किस नंबर पे आगे हैं पीछे हैं कुछ नहीं पता है। क्लियर हुई बात ये थोड़ी सी, कैसे हमने लिखा। अब ऐसा करो, एग्जाम्पल 4 को सिर्फ प्रोडक्शन तक लिखो और उसको जैसा भी मैंने सॉल्व किया वैसे समझने की एक बार कोशिश करो, ठीक है। चलो The real language graphics is not so telepathy is very common. Not more than that. 1 or 2 non-terminals. Not more than that. Whereas in this grammar, as the length of the string increases and also as the nesting increases, the number of S's in any sentential form will keep on increasing. For example, there may be a string which you cannot derive with 4 non-terminals. You may require 5. The level of nesting is 5. You may require 5 S's at one stage. Similarly, there may be a string, there is a string which will require at least 10 non-terminals in one string. As the nesting and the length of the string increases, the number of non-terminals in any sentence form, you cannot bind it. It is not bound.
So this is called this sort of a language is called derivation. Bounded. It is not bound. So this is called this sort of a language. It is called derivation bounded. And this sort of also it is called the language of finance. This grammar and this language, Lexit, is not of finance. This is a major result. Actually, we will consider more about it later. It belongs to a different class. Now, having done that, so far what we have done is we have taken grammars and then tried to find the language generated by the grammar. Let's start a simple exercise. The real day you will tackle is you have to find the grammar that the language is. That is what is required in compilers. You try to define a new programming language, or something like that. Then you will want to write a compiler for it. So you have to capture the whole feature of that language using a grammar. So given the language, you will try to find the grammar. That is the real problem which you have to tackle. So let me just change it. Let us consider one or two examples of that. For example, this well-formed string of parentheses we have considered. Suppose I have to find all well-formed strings using two types of parentheses I want to have. Still it has to be well-formed. What grammar will generate this? You must have this S goes to S, yes, for nesting. Yes, that is true. Then, when you generate one left parenthesis, you must generate the right parenthesis. In between, you must have one nesting. So S goes to this. And terminate also, you should have this. And similarly for the other one also, you should have. So S goes to this and S. So with this, you can generate square parenthesis, square bracket. And here ordinary parenthesis you can generate, and with the S you can generate S goes to SS and have any sort of combination. But whenever the left square bracket is generated, the right bracket will be matching one. So it will always generate only well-formed strings of parentheses. If you want to have another one also, you must have two more. So this is called Dixit on 2 letters. This is called Dixit on 4 letters. Generally you have Dixit on 2 letters. N types of parentheses you have. Dixit on 2 letters.
2 end symbols. Consider a grammar which will generate Fortran identities. What is the structure of a Fortran identity? It can have up to 6 symbols. First one will be a letter. Second to 6 it can be digit or a letter. So we will use letters. I use capital only. Of course you can change it. It denotes 0. Right? So how can you generate all Fortran identities? You can have non-terminal null and expose. You can have a rule like this. Letter should take all possibilities, A to Z. Okay? That means 26 rules. And then S1 goes to epsilon, you can have, which would mean हो गया? कोई डाउट है अभी इसमें? कैसे अपन एल जी ये वाले प्रोडक्शन को एल स्टार लिख रहे हैं? हमने पहले एक बार बात की थी, ये वाला समझ में आया कि ये यहाँ तक हो गया, ये वाला बचा है ना? देखो क्या हो रहा है, हम बाउंड नहीं कर पा रहे थे। जब नेस्टेड वाली बात आती है तो नेस्टेड में क्या होता है, बाउंड होता है, आप एस के बाद एस एन के तक जा सकता है। जो चीज़ के तक जा रही है मतलब ये डिफाइंड है, 0 to infinity डिफाइंड है, पर जिस चीज़ का हमें एंड ही नहीं पता, जैसे ये डाइंग सेट, इसका हमको एंड ही नहीं पता, ठीक है, तो इस टाइप को हम कहते हैं इनफाइनाइट, जिसका एंड नहीं पता है, कहाँ तक जा रही है हमको नहीं पता है, इनफाइनाइट है, इसका डेरिवेशन कितना भी जा सकता है। पर जब हमने ये इस फॉर्म में लेके आ गए चीज़ों को, किस फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में। इसकी लैंग्वेज क्या थी, इसकी लैंग्वेज थी कि पैरेंथेसिस स्ट्रिंग का बन रहा है। अब कितने पैरेंथेसिस बनेंगे, क्या बनेगा, कुछ नहीं पता, कोई नंबर डिफाइन नहीं हुआ, पर यहाँ पर डेरिवेशन में हमने डिफाइन कर दिया कि इस ग्रामर एल स्टार ग्रामर है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, डिफाइन कर दिया। इसलिए हमने इसको बोला डेरिवेशन बाउंड, कि इसका डेरिवेशन बाउंडेड है, हमको पता है कि ये 0 से k तक जाएगी, इसलिए इसको हम फाइनाइट इंडेक्स बोल रहे हैं, और उसको इनफाइनाइट। बात समझ आई? इसको भी लिख लो। You just have a identifier. S1 goes to epsilon, you can have, which would mean you just have a identifier A, C, X, like that. Now you can have an identifier with 2 letters. Second one can be a digit also. You should allow for that. So what do? You allow S1 goes to letter R. So after generating one letter, you can generate another letter or a digit. So there will be actually, I am writing like this, it represents 36 rules. Right?
चलें अब आगे बढ़े। अब ये बताओ मुझे, आपको समझ में आया कि अगर ग्रामर दे रखी है ना, तो उससे लैंग्वेज कैसे बनाते हैं? हमने 4 एग्जाम्पल लिए अलग अलग टाइप के, ठीक है। मेन ये है कि ग्रामर जो होती है ना, अगर वो दे रखी है तो उससे लैंग्वेज क्या बना रहे हैं। पर जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड कंपाइलर्स की बात करते हैं, कंपाइलर क्या बनाता है? कंपाइलर प्रोग्राम रन करने के काम में आ रहा है हमारे, है ना। टीओसी का वो क्या है? एप्लीकेशन कंपाइलर है कि हमको सीखना है कि हमारे कंपाइलर में हमको एक नई लैंग्वेज बनानी है। क्या बनानी है? लैंग्वेज बनानी है। अगर लैंग्वेज है तो उसकी वापस ग्रामर बनेगी। ये बताओ, ग्रामर दे रखी है तो उसकी लैंग्वेज बनेगी, लैंग्वेज दे रखी तो उसकी ग्रामर बनेगी। यही बात हो रही है। अभी हमने कौन सा पार्ट कर लिया? ये वाला। ग्रामर दे रखी थी, लैंग्वेज बना दी, ठीक है। पर कंपाइलर में उल्टा होता है। कंपाइलर कहता है मैं आपको लैंग्वेज दूंगा, आप मुझे उसकी ग्रामर बना के दो। समझ आ रही बात कैसे चल रहा है? उससे हमें ग्रामर बनानी है उसकी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था? अभी ये वाला जो एग्जाम्पल लिया, या कोई सभी 4 एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल ले लो। इसमें हमने बोल रखा था कि हम आपको ग्रामर दे रहे हैं, आप इससे मुझे इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो सकती है वो बना के दो। ये किया हमने, ठीक है। अब हमको क्या कर, हमने स्ट्रिंग जनरेशन किया, स्ट्रिंग बनाई। अब हमको बोला जाएगा कि मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए, तो इसके लिए क्या ग्रामर होनी चाहिए, ये बोलेगा। पहले हमारे को क्या दे रखे थे? ग्रामर कि इससे स्ट्रिंग बना के दिखाओ। स्ट्रिंग जनरेशन कर रहे थे हम। अब हमें क्या बोला है कि मेरे पास, मानो आप ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अब ये अपन ने डाइसेक्ट किया, है ना। डाइसेक्ट क्या था कि मेरे पास ये दो क्या थी, ये दो मेरे पास, एक मिनट, जो हमने डाइसेक्ट बनाई ग्रामर, है ना। ग्रामर में हमको 2 ए और बी दे रखे थे। इससे हमने क्या बनाई? वेल फॉर्म लैंग्वेज बनाई, ठीक है। तो हमने ये किया। अब हमें क्या दे रखा होगा? हमको बोला गया है कि मुझे क्या दे, मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, मेरे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको यूज़ करके आप हमको प्रोडक्शंस बना के दो, ठीक है। हमको इनको यूज़ करके प्रोडक्शन बना के दो। जैसे कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके पास 4 सिंबल्स हैं, ठीक है। ये 4 सिंबल हैं। सिंबल 1, सिंबल 2, सिंबल 3, सिंबल 4, ये दे रखा है। अब मुझसे बोला गया है गिव मी द ग्रामर टू फॉर्म well formed strings from this 4 symbols। इन सिंबल से मुझे इनको क्या बना के देनी है? वेल फॉर्म स्ट्रिंग बना के देनी है। क्लियर है बात? तो इसके लिए क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें इस तरह का कुछ बनाना है तो सबसे पहले लूप लगेगा, नेस्टेड लूप। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? एसएस चाहिए होगा। लूप वाला बताया ना कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर, नेस्टेड वाला। ये लूप वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? यही तो ऐड किया हमने, ये वाला ऐड यही तो किया अपन ने। इससे पहले तो यहाँ तक खत्म हो गई थी सिंगल बात, और अगर हमें लूप चाहिए तो हमने क्या लगाया? एसएस, है ना।
मल्टीपल नॉन टर्मिनल्स लगाए थे, ठीक है। अब इस एस के अंदर क्या आ सकता है? सबसे पहली बात, अगर ये मैं सिंबल लेती हूँ, है ना, ये मैंने एक सिंबल लिया, तो मुझे एक सिंबल इसको क्लोज करने वाला भी चाहिए होगा, तभी तो मेरा वेल फॉर्म बनेगा। यही तो बात है वेल फॉर्म की, कि अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैं 1 वाला ले रही हूँ तो मुझे 2 वाला भी लेना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो इसके बीच में मैं क्या एक एस ले सकती हूँ, कि एस बीच में कुछ भी आए, एस कुछ भी आए, पर एक ये है तो एक इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? ओपन क्लोज, ये बनेगा। अगर एस नल हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है, तो यही बनेगा। अब ऐसे ही दूसरा वाला केस क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का। अगर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए, और इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, बस जो ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होना चाहिए। और इसका सबसे छोटा वाला पार्ट क्या बनेगा? बस एस एप्सिलॉन हो गया। ये कहाँ देखा है हमने ऐसा कुछ पैटर्न, जहाँ पर सेम नंबर ऑफ ए थे और सेम नंबर ऑफ बी चाहिए थे, बीच में अगर मैं सी भी डाल देती हूँ तो कोई दिक्कत आ रही थी क्या? टाइप 1 कहाँ से आया ये रहा अपन ने एग्जाम्पल लिया ना, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 2 था आई गेस। हाँ नहीं, एग्जाम्पल 2 नहीं, हाँ, कि जितने नंबर ऑफ एज यहाँ आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ एज यहाँ भी आ रहे थे, जितने नंबर ऑफ बी इधर आ रहे थे उतने नंबर ऑफ बी इधर आ रहे थे, है ना। ये रिवर्स वाला था, तो अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होना चाहिए, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आई क्या? कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह से हम समझ के स्ट्रिंग मैचिंग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं, ग्रामर बना रहे हैं कि मेरे पास 4 सिंबल है, अगर तुम्हें इसका वेल फॉर्म बनाना है तो तुम्हें कौन कौन से प्रोडक्शन चाहिए होंगे, यही क्वेश्चन है। अब अगर आपने ऊपर देखा हो, जब हमने डाइक सेट बनाया था, ये डाइक सेट बनाया था, इसमें कितने सिंबल यूज करे हमने? 2 सिंबल यूज करे। कहाँ है वो 2 सिंबल? ये वाला ए और ये वाला, ठीक है, 2 सिंबल यूज करे, तो इसको 2 सिंबल डाइक सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 सिंबल डाइक सेट। अब यहाँ पर हमने कितने सिंबल यूज करे? 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे? डाइक सेट 4, 4 सिंबल का डाइक सेट है ना ये। ऐसे ही अगर हम n सिंबल्स लें, कितने भी सिंबल हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे डाइक सेट ऑन 2n लेटर सिंबल, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? चलो, ये समझ में आया कि अगर ग्रामर दे रखी है, ग्रामर दे रखी थी तो लैंग्वेज कैसे निकाली। अब लैंग्वेज दे रखी है तो वो बोल देगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे इसने बोला कि 4 सिंबल दे रखे हैं तुमको, मुझे तुम क्या दो? 4 सिंबल का वेल फॉर्म पैरेंथेसिस वाला दो। तो वेल फॉर्म बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक ओपन होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। तो वो बनाने के लिए मेरे पास क्या है, क्या प्रोडक्शन चाहिए? सबसे पहले मुझे एक लूप चाहिए नेस्टेड बनाने के लिए, ठीक है। फिर एक ऐसा चाहिए जो ओपन हो रहा हो, क्लोज हो रहा हो, उसका एक मिनिमम हो गया और दूसरे वाले 2 सिंबल का हो गया। क्लियर है बात? आइए समझ लो। अब इसी में चलते हैं आगे। एक होता है
फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर। क्या होता है? फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर। अब ये क्या होता है? इसके अंदर होते हैं 6 सिंबल, ठीक है? 1 2 3 4 5 और 6 क्या होते हैं? 6 सिंबल होते हैं इसमें। जो पहला सिंबल है वो एक लेटर से शुरू होना चाहिए, बाकी 2 to 6 में कुछ भी चल जाएगा, लेटर और डिजिट। तो लेटर्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? लेटर्स हो गए ए से लेकर जेड तक के। डिजिट्स क्या हो गए हमारे पास? 0 से 9 तक, ठीक है? ये हो गए। तो मैंने क्या बोला? फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर क्या कहता है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो स्टार्ट सिंबल है, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? लेटर आना चाहिए सबसे पहले एक, और फिर आप S1 में कुछ भी ले लो, लेटर ले लो या डिजिट ले लो, कोई मतलब नहीं है मुझे। ये बात क्लियर हुई? फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर जो होता है, फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर, ठीक है? अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? फॉर्ट्रैन आइडेंटिफायर है। ये कहता है कि मेरे को 6 डिजिट्स का क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए। क्या चाहिए? 6 डिजिट्स का स्ट्रिंग, 6 डिजिट स्ट्रिंग चाहिए। पर इस स्ट्रिंग में मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो पहला होना चाहिए सिंबल वो क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। क्लियर हुई बात? पहला सिंबल क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। और बाकी जो 2 to 6 हैं, बाकी जो ये 2 to 6 है, ये लेटर भी हो सकते हैं या फिर डिजिट्स भी हो सकते हैं। लेटर्स क्या है? A to Z। डिजिट्स क्या है? 0 to 9। क्लियर हुई बात? अब अगर मैं इसका प्रोडक्शन लिखूं, अब मैं क्या इसकी क्या बना रही हूँ? ग्रामर बना रही हूँ। लैंग्वेज तो मुझे मिल गई। ये लैंग्वेज क्या है कि 6 डिजिट का स्ट्रिंग चाहिए, लेटर ए होना, फर्स्ट वाला लेटर होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी चलेगा, डिजिट या लेटर, यही बोल रहा है ये। क्लियर है? अब मुझे सी ग्रामर बनानी है। ग्रामर बनाने के लिए मुझे क्या करा मैंने कि स्टार्टिंग में इसने क्या बोल दिया? पहला तो लेटर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लेटर, कोई भी सभी लेटर हो सकता है, वो A to Z में से हो सकता है, और दूसरा कुछ भी चलेगा, आगे कुछ भी चलेगा। तो पहला ये बन गया। दूसरा क्या बनता है? S1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? एप्सिलॉन लिख सकती हूँ। कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक लेटर का बन गया, हो सकता है ना? अब S1 में क्या क्या आ सकता है? और S1 में क्या आ सकता है? कोई भी लेटर आ सकता है या फिर कोई डिजिट आ सकता है, और S2 कुछ भी आगे हो सकता है, आई डोंट नो, लेटर या कुछ भी आ सकता है। और S2 अगर मैं वापस एप्सिलॉन लिख दूँ तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्लियर हुई बात? अब S2 में भी ऐसे चलते चलते S2 में लिखूँ, S2 के प्रोडक्शन में, तो वापस लेटर आ सकता है और डिजिट आ सकता है, और मैं S3 लिख देती हूँ। अब S3 कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? एप्सिलॉन हो सकता है। क्लियर हुई बात? ऐसे करते 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 मैं कितना भी लिख सकती हूँ, S5 S6 चलता चले जाएगा। कहाँ तक चलेगा? S5 तक। S5 तक, S से चालू हुआ है, कब तक चलेगा? S5 तक चलेगा। तो मेरे पास 6 डिजिट्स आ जाएंगे। 6 डिजिट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। 6 डिजिट चाहिए। तो मेरा जो प्रोडक्शन था, अगर मैं एग्जाम्पल 3 पे जाऊँ, ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है? इसमें इससे मैंने क्या बनाया था? 2 सिंबल डाइसेक्ट,
है ना, 2 सिंबल का डाइक सेट बनाया था मैंने। अब अगर मुझे 6 सिंबल का डाइसेक्ट बनाना है, किसका बनाना है, 6 सिंबल का बनाना है। ये डिजिट नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, सिंबल आएगा। सिंबल में क्या क्या आता है, लेटर और वो भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। 6 सिंबल स्ट्रिंग बनाना है तो वापस एक तरह का वो डाइसेक्ट ही हुआ। आगे बढ़ते, तो अब ये बनेगा कैसे, ठीक है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, कि मैं यहाँ तक मैंने ये ख़त्म कर दिया। क्या बात ख़त्म कर दी, यहाँ तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ तक हमें ग्रामर दे रखी थी, ग्रामर से हम क्या निकाल रहे थे, लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर निकाल रहे थे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता था ना, इंग्लिश में क्या होता था, हमको एक सेंटेंस दे दिया, ताजमहल इज ब्यूटीफुल, है ना। तो ये तो क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। ताजमहल इज ब्यूटीफुल एक लैंग्वेज है। अब अगर सी ग्रामर देता कोई तो कैसे देता कि ताज क्या एक नाउन है, ताजमहल क्या एक नाउन है, इस क्या है एक वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है एक एडजेक्टिव है। तो ये ग्रामर से क्या मैं एक सेंटेंस बना पा रही हूँ, एक लैंग्वेज बना पा रही हूँ। तो वो काम किया मैंने अभी तक। अब मुझसे उल्टा कह रहे हैं, अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको, मेरे को ये सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसकी मुझे ग्रामर बना के दो। बात समझ आ रही है कैसे हो रहा है। ये देखो ऊपर हमने यही किया था स्टार्टिंग में, जब मैं आपको सेंटेंस दे रही थी ना, एक सेकेंड, हाँ ये देखो मैंने आपको सेंटेंस दिया था, द मैन एट द फ्रूट, लैंग्वेज दी थी, है ना, लैंग्वेज दी थी। इससे आप क्या बना रहे थे, ग्रामर बना रहे थे कि द आर्टिकल हो गया, मैन नाउन हो गया, एट वर्ब हो गया, है ना। ये वही काम कर रहे थे हम। इधर वाले पे देखो, फिर क्या किया, फिर हमारे को क्या दे दी, ग्रामर दे रखी थी, हमने उससे लैंग्वेज बना रहे थे। इसमें हमने पूरा काम यही किया ना, ग्रामर से लैंग्वेज बनाई है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब हम लैंग्वेज से ग्रामर बनाएंगे। अब हमको दे रखा होगा क्या, हमको एक सेंटेंस दे रखा होगा, उससे हमें उसकी ग्रामर पता करनी है। वो कैसे कर रहे हैं हम, कि हमारे को एक लैंग्वेज दे रखी है एलजी नाम की, यहाँ पर डाइस की क्या बोला है, ये 4 सिंबल की ग्रामर दे रखी है हमको, और बोला है कि मुझे वेल्ड फॉर्म स्ट्रिंग चाहिए इसका। तो इसको बनाने के लिए ग्रामर कैसे यूज़ करोगे आप, तो वो हमें यहाँ ग्रामर बनानी है, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही हमारा फॉर्टिन आइडेंटिफायर होता है। फॉर्टिन आइडेंटिफायर बोल दिया कि मुझे फॉर्टिन आइडेंटिफायर चाहिए, जिसके अंदर 6 सिंबल होते हैं। पहला लेटर, पहला जो सिंबल है वो लेटर होना चाहिए, बाकी डिजिट्स और लेटर चल जाएंगे। तो उसके लिए मुझे 6 सिंबल्स, 6 प्रोडक्शन की क्या बनानी पड़ी, ग्रामर बनानी पड़ी। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ आई। अब अपन इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हाँ चलो आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, है ना, फिर अपन यहाँ से इसका एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये मुझे बताओ, अपना ब्रेक 11 to 11:30 का है ना, ठीक है। फिर उसके बाद कितने बजे से, 11:30 to 1 o'clock है ना, ठीक है चलो। ये लिंक ज्वाइन कर लेना है ना।